नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचनात्मक सिद्धांत। ये प्रश्न कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि आचार्य शुक्ल पर एक निबंध लिखिए या आलोचना संबंधी सिद्धांतों का विवेचन कीजिए अथवा आलोचनात्मक दृष्टि की विवेचना कीजिए। ध्यान क्या रखना है कि ये इनका जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने का तरीका है वो क्या है, और जब ये किसी ग्रंथ की, किसी साहित्य की, किसी विचार की आलोचना करते हैं तब किन बातों को केंद्र में रखते हैं वो हमें यहाँ पर जानना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनके परिचय को जान लेते हैं। इनका जन्म 4 अक्टूबर को हुआ। कब? 1884 ईस्वी में, और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। देहांत 1941 ईस्वी में हुआ। हृदय गति रुकने के कारण इनका देहांत हो गया था। अब बात करते हैं इनकी महत्वपूर्ण या प्रमुख रचनाओं की। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, और आज भी जब हम इतिहास के बारे में कुछ जानने या पढ़ने के लिए किसी पुस्तक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक के रूप में ये पुस्तक मानी जाती है। इसके साथ साथ इनके निबंधों का संग्रह है, जिसमें चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इनकी जो रस मीमांसा है, जायसी ग्रंथावली है, गोस्वामी तुलसीदास और भ्रमर गीत सार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये आलोचनात्मक रचनाओं की श्रेणी में भी महत्वपूर्ण मानी गई है। लेकिन साहित्य की या इतिहास की श्रेणी में जो इनका ग्रंथ है वो कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि काव्य की आत्मा इन्होंने किसको स्वीकार किया है? तो रस को इन्होंने काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। यहाँ पर जो अन्य है, चाहे वो अलंकार है, चाहे रीति है या वक्रोक्ति है, ये सब रस के आश्रय में उन्होंने रखे हैं, सहायक मात्र माना है। उनको काव्य की आत्मा के रूप में इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये रस के महत्व को स्वीकार करते हैं और रस को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। रीति, अलंकार या वक्रोक्ति सिद्धांत, इनको केवल मर्यादित रूप में ही काव्य में शामिल करना चाहिए, ऐसे इनके विचार रहे हैं। डॉक्टर रामलाल शर्मा की परिभाषा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो इनके आलोचनात्मक ग्रंथों या इनके आलोचनात्मक दृष्टि के बारे में हमें जानकारी देती है। ये क्या कहते हैं कि आचार्य शुक्ल ही हिंदी के पहले समर्थ आलोचक हैं, जिन्होंने अपनी सजग ऐतिहासिक चेतना, सूक्ष्म उद्भावना शक्ति तथा तीव्र समीक्षक दृष्टि के द्वारा परंपरा के वर्तमानकालीन प्रवाहमान सूत्रों को ग्रहण कर भारतीय काव्य शास्त्र का युग की आवश्यकता तथा परिस्थितियों के मांग के अनुरूप नवीन पदावली में वैज्ञानिक विवेचन किया है। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने योग्य है कि इन्होंने अपनी ऐतिहासिक चेतना को इसमें शामिल किया, सूक्ष्म उद्भावना शक्ति और समीक्षात्मक जो दृष्टिकोण है उसको अपनाते हुए किस बात को ध्यान में रखा है? वर्तमान काल को इन्होंने ध्यान में रखा है। जब किसी पुस्तक की, विचार की इन्होंने जब आलोचना की है, वहाँ पर जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसका प्रयोग कैसे किया है? युग की आवश्यकता के अनुसार। ये बनाई परिपाटी को लेकर आगे नहीं बढ़े, बल्कि उसका वैज्ञानिक विवेचन करके उन सिद्धांतों को मान्यता देने की प्रयास इन्होंने किया है। जो प्राचीन काल से विचार चले आ रहे थे उनको जैसे थे वैसे उन्होंने शामिल नहीं किए, बल्कि उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। उसे जो भारतीय समीक्षक हैं और जो पाश्चात्य समीक्षक सिद्धांत हैं उनकी कसौटी पर कसा और उसके पश्चात अपने विचारों को प्रतिपादित करने का प्रयास इन्होंने किया है। हिंदी को सर्वप्रथम मौलिक काव्य शास्त्र से परिचित कराया, यानी जो काव्य शास्त्र की वास्तविकता है उससे अगर किसी ने परिचित करवाया तो वो कौन है? आचार्य शुक्ल है। अपने प्रतिपादित समीक्षा सिद्धांतों द्वारा समीक्षा को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया तथा हिंदी समीक्षा के लिए सर्वग्राही तथा सर्वमान्य आदर्श का निर्माण किया, जो सब के द्वारा ग्रहण किया गया हो और सब के द्वारा मान्य हो। ऐसे समीक्षा सिद्धांतों को लेकर या समीक्षात्मक विचारों को लेकर इन्होंने प्रतिपादन किया है या विचारों को इन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया है। तो ये डॉक्टर रामलाल की परिभाषा है। आप इसे ज़रूर पढ़ें, ज़रूर समझें, क्योंकि ये इनके आलोचनात्मक सिद्धांतों को पूर्णता में यहाँ पर दर्शा रही है। ये बात आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं इनके प्रमुख समीक्षा सिद्धांतों की। देखिए, समीक्षा को इन्होंने एक नया दृष्टिकोण दिया है।
नई विधा के तौर पर इन्होंने हिंदी साहित्य में से शामिल किया है। तो इनके समीक्षा सिद्धांतों को जानने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे रस और रसानुभूति। देखिए रस क्या है। रस को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी समीक्षक कहे जाते हैं। रस के संबंध में जो भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक जो विचार विमर्श हुआ, इसका इन्होंने भली भांति अध्ययन किया और उसका अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने अपनी जो विचारधारा है वो इन्होंने अपने सिद्धांतों के माध्यम से प्रकट की है। यहाँ पर इन्होंने रस की केवल प्राचीन मान्यता के आधार पर उसे शामिल नहीं किया, बल्कि उसे आधुनिकता की कसौटी पर कसने का काम भी किया है। आचार्य शुक्ल ये मानते हैं कि हृदय की जो मुक्ता अवस्था है, जब हमारा जो मन है वो मुक्त अवस्था में आ जाता है, तो वही रस है, वही रस दशा है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में वो कविता को भी सर्वमान्य परिभाषा देते हैं। ये मानते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था कब होती है, जब आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था क्या है, जब हृदय रस में डूब जाता है, तो वो क्या है, वो रस दशा हृदय की मुक्तावस्था कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की जो वाणी शब्द विधान करती है, यानी हृदय की मुक्ति की अवस्था में जो मानव की वाणी है, ये मनुष्य की वाणी है, वो जब शब्दों का विधान करती है तो वो किसके रूप में परिणित होती है, वो कविता के रूप में प्रकट होती है या कविता के रूप में स्पष्ट होती है। और इसी के माध्यम से हमारा जो हृदय है वो रस दशा को प्राप्त करता है। यहाँ पर शुक्ल जी ने एक और बात बताई है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत सत्ता से लोक सत्ता में लीन होने की दशा ही रस दशा है। अर्थात यहाँ पर व्यष्टि से समष्टि में प्रवेश, अर्थात व्यक्ति क्या है, ये एक इकाई है। इस एक इकाई का सामूहिक रूप से किसमें, समाज में जो मिलन है या समाज में जो अपना योगदान है, वो भी एक तरह से क्या है, रस दशा है। और इसे इन्होंने क्या कहा है, भाव योग कहा है। ये कौन सी अवस्था है, भाव योग की अवस्था है। भाव योग बिल्कुल वैसे ही है जैसे कर्म योग होता है या ज्ञान योग होता है, उसी के समान इन्होंने भाव योग को माना है। तो ये बातें आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। इसी से हमें पता चलता है कि वो रस और रसानुभूति को क्या मानते हैं। यहाँ पर देखिए जो रसानुभूति है उसकी प्राचीन परिभाषा को भी उन्होंने नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये रस की अवस्था के लिए जो अलग अलग अवस्थाएं हैं रस प्राप्ति के लिए, जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव या साधारणीकरण का जो विचार है, उस पर सूक्ष्मता से इन्होंने दोबारा से विचार किया। रस संबंधी कुछ नई उद्भावनाएं इन्होंने आधुनिक काल के अनुरूप प्रकट की है। यहाँ पर ये रसानुभूति ही काव्य का साध्य है, ऐसे इनके विचार है। यानी कविता का या काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, रस की अनुभूति करना। और इसकी इन्होंने दो विशेषताएं मानी है। एक तो क्या है जो विशेषता, वो है अनुभूति काल में व्यक्तिक भाव का परिहार। अर्थात जब हम कुछ अनुभव करते हैं, जब अनुभूति का काल है, उस काल में व्यक्तिक भाव का परिष्कार होता है या उद्भाव होता है। दूसरा इन्होंने क्या माना है, आश्रय के साथ संबंध। आश्रय अर्थात जिसको आधार बनाकर हमारे मन में रस का भाव आ रहा है, उसके साथ तालमेल, तादात्म्य स्थापित करना, ये रसानुभूति की दो विशेषताएं हैं। इन्हीं के माध्यम से हम रस की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इनका सिद्धांत है रस का स्वरूप, कि रस का स्वरूप कैसा हो। देखिए अब से पहले जो हमने रस के स्वरूपों के बारे में जाना है, उसे अलौकिक माना है, ब्रह्मानंद सहोदर माना है, अनिर्वचनीय माना है। गूंगे का गुड़ जैसा स्वाद होता है, जैसे गूंगा व्यक्ति मुख में गुड़ लेकर उसका मिठास अनुभव तो कर सकता है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस विचार से सहमत नहीं है। वो रस का स्वरूप कैसे मानते हैं, वो रस को लौकिक मानते हैं और लौकिक अनुभवों के आधार पर जो हमारे मन में अनुभूति होती है वही रस की वास्तविक दशा है। इन्होंने रस को अलौकिक रहस्यात्मक अनुभूतियों से परे हटाकर लौकिक अनुभवों से जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये मानते हैं कि जो मनोभूमि तक ही सीमित कर देते हैं हमारे विचारों को, वो लौकिक अनुभव या लौकिक अवस्था ही रस का वास्तविक स्वरूप है। तीसरा यहाँ पर क्या है, साधारणीकरण। देखिए आचार्य शुक्ल ने
साधारणीकरण पर जब विचार किया है तो ये मानते हैं कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का अवलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। साधारणीकरण इसी रूप में लाया जाना हमारे लिए साधारणीकरण कहलाएगा। यह सिद्धांत घोषित क्या करता है कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। यहाँ पर वही साधारणीकरण को किससे जोड़ रहे हैं? लौकिकता से। यानी मान लीजिए कोई कविता है, वो कविता कब उस कविता का साधारणीकरण हो सकता है, उस कविता में जो भाव निहित है उसका साधारणीकरण कब हो सकता है? जब कविता लोगों के हृदय में एक नई पहचान बना लेगी, वो विचार प्रत्येक मानव के मन में लीन हो जाएगा, प्रत्येक मानव के मन को छुएगा, तब उस कविता का उस कविता में जो भाव है उसका साधारणीकरण हो सकता है। इसमें जो भाव निहित है वो क्या कहता है कि जब पाठक या दर्शक अपने आप को भूलकर अपने स्वयं के विचारों से मुक्त होकर लोक हृदय के साथ एकाकार हो जाता है, तो उसी का दशा का नाम क्या है? साधारणीकरण। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई काव्य या कोई कविता या तो पाठक पढ़ता है या श्रोता सुनता है। श्रोता सुनता है, दोनों तरह से कविता को देखा पढ़ा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। पाठक या श्रोता, उसमें एक व्यक्तित्व का परिहार होता है, एक अलग व्यक्तित्व होता है, लेकिन वो व्यक्तित्व जब साधारणीकरण की अवस्था में आ जाता है, साधारणीकरण का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो उस कविता में भाव निहित है वो पाठक और श्रोता के मन में अपनी जगह बना लेता है, तब उसमें वो उस काव्य में जो भाव है उससे जुड़ जाता है, अपने व्यक्तित्व को काव्य के व्यक्तित्व से जोड़ लेता है, तब साधारणीकरण की अवस्था आती है। और यही साधारणीकरण की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। तो यहाँ पर मूल भाव क्या है कि ये क्या बताना चाहते हैं कि जो साधारणीकरण है वो आलंबन धर्म का होता है, अर्थात आलंबन जिस रस को हम सहारा मान रहे हैं, जिस भाव को हम सहारा मान रहे हैं, व्यक्ति तो विशेष रहता है पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोता या पाठक के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा बहुत होता है, तो वो रस दशा होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम थिएटर में कोई पिक्चर देखने जाते हैं और कोई बहुत ही भावुक होने वाला दृश्य हमारे सामने आ जाता है तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस जो फिल्मकार है या जिसने उस पूरी फिल्म की कहानी लिखी, उसके मन का जो भाव था वो हमने थिएटर के मंच पर, थिएटर के पर्दे पर हमने देखा और हम उस भाव के साथ बह गए, हम उस भाव के साथ रोने लगे या हंसने लगे। तो वो अवस्था जब हम नायक नायिका या किसी पात्र विशेष के साथ, चाहे हम हंस रहे हैं या हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो अवस्था कौन सी है? साधारणीकरण की अवस्था है। वहाँ पर हम व्यक्ति विशेष नहीं हैं, वहाँ पर हमारा अलग अस्तित्व नहीं है, हम उसके दुख में दुखी हैं और उसके सुख में सुखी हैं। ये साधारणीकरण है। और ऐसी अवस्था में जब हम प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे आंखों से आंसू निकलना या चेहरे पर हंसी आ जाना, तो वो कौन सी दशा है? वो रस की दशा है। तो इस तरह से आपको ये समझना होगा कि साधारणीकरण क्या है। आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण को लौकिक आनंद से जोड़ा है। इसके बाद हम जो इनका सिद्धांत देखेंगे वो क्या है? आनंद की अवस्थाएं। देखिए, आनंद को लौकिक मानते हुए इसकी दो दशाएं या दो अवस्थाएं इन्होंने मानी है। पहली कौन सी है? आनंद की साधनावस्था, और दूसरी है आनंद की सिद्धावस्था। तो यहाँ पर अगर साधना अवस्था की बात करें हम, तो साधना अवस्था क्या है? ऐसा काव्य जो लोक मंगल को साध्य रूप में मानकर चलता है, यानी यहाँ पर लोक मंगल का भाव प्रमुख रहता है, लोगों का मंगल हो। लोक मंगल यानी लोगों का मंगल हो। तो लोगों का मंगल कौन करेंगे? जो शूरवीर होंगे या जो वीर प्रतापी योद्धा होंगे, जिनके द्वारा समाज में बुराइयों को दूर करके लोगों के जीवन में सुखों का संचार करना उनका पहला प्रयास रहता है। तो यहाँ पर कौन सा भाव प्रधान रहेगा? लोक मंगल में करुणा का भाव, यानी दुखी जनों के प्रति जो करुणा है उसके मन में आएगी। जो शूरवीर होंगे, जो शूर व्यक्ति होगा, शूरवीर व्यक्ति होगा, प्रतापी व्यक्ति होगा, उसके मन में जो लोगों के प्रति मंगल का भाव कब होगा? जब लोगों के प्रति करुणा का भाव होगा, उसके दुख में वो दुखी होंगे।
ऐसे में दीन दुखियों का उद्धार करने वाले जो काव्य रचना की गई है या जिनमें ऐसे विचारों का चित्रण किया गया है वो साधना अवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम रामायण ले सकते हैं। रामायण, यहाँ पर जो राम का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? लोक मंगल है। महाभारत ले सकते हैं। महाभारत, कृष्ण क्या करना चाहते हैं? अन्याय का अंत करना चाहते हैं। या रघुवंश, ये जो काव्य रचनाएं हुई है वो किसके लिए की गई है? लोक मंगल के लिए, क्योंकि इनमें जिन नायक का वर्णन है, जिन भी नायकों को यहाँ पर आधार बनाया गया है वो अन्याय का नाश करना चाहते हैं, लोगों के दुखों को दूर करना चाहते हैं। और यहाँ पर मुख्य भाव कौन सा काम कर रहा है? करुणा का भाव काम कर रहा है। तो ये कौन सी अवस्था है? साधना अवस्था है। सिद्धावस्था की अगर बात करें तो वो कौन सा भाव यहाँ पर प्रधान है? यहाँ पर देखिए, साधना अवस्था में करुणा का भाव प्रधान है, सिद्धा अवस्था में प्रेम का भाव प्रधान है। प्रेम के अलग अलग रूपों का चित्रण जिससे कि जीवन में आनंद प्राप्त हो, जहाँ ऐसे साहित्य की रचना की जाती है उसे सिद्धा अवस्था के अंतर्गत रखा जा सकता है। यहाँ किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है बल्कि जीवन में आनंद उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। जैसे सूरदास की रचना है सूरसागर, इसमें क्या है? सूरसागर में कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण है, गोपियों के साथ चित्रण है, या फिर बिहारी जी हैं उनकी जो रचना है बिहारी सतसई, वो इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर प्रेम का चित्रण है, श्रृंगार का चित्रण है, यहाँ वीरता का प्रदर्शन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ मुख्य भाव क्या है? प्रेम का भाव है। तो समाज में या समस्त साहित्य के वर्गीकरण में अगर देखें तो इन्होंने दो भागों में इसका बांटा है। एक वो साहित्य जो साधनावस्था के अंतर्गत आता है, दूसरा जो सिद्धावस्था के अंतर्गत आता है। ध्यान रखें कि साधनावस्था में करुणा का भाव प्रधान है और सिद्धावस्था में प्रेम का भाव प्रधान है। इसके बाद जो लोक मंगल की भावना का सिद्धांत है उसमें इनके क्या विचार हैं? ये लोक मंगल की साधना के प्रबल पक्षधर हैं, यानी लोगों का मंगल होना चाहिए। और किसके माध्यम से? काव्य के माध्यम से। ऐसे काव्य की रचना जो लोगों का मंगल करे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि काव्य कला ना तो शुद्ध मनोरंजन हो, कि काव्य कला ऐसी ना हो कि उससे केवल और केवल मनोरंजन हो, लोगों के मनोरंजन के लिए उसकी ना रचना की जाए, ना ही उसके माध्यम से कोई शास्त्रीय उपदेश दिए जाएं। अर्थात भारी भरकम उपदेश देकर भी हम लोगों का मंगल नहीं कर सकते। वे कला को कला के लिए, इसके विरोध में रहे कि कला कला के लिए नहीं है, कला किसके लिए है? लोगों के लिए है। तो इसी कारण उन्होंने कुंतक का भी जो वक्रोक्ति सिद्धांत है उसका विरोध किया। क्रोचे के अभिव्यंजनावादी सिद्धांत का भी इन्होंने विरोध किया है। ये मानते हैं कि काव्य में अगर भीषणता का चित्रण किया गया है तो इसके साथ साथ मनोहरता भी होनी चाहिए। अगर कहीं पर कटु विचारों का समावेश है तो वहाँ उसके साथ में मधुरता के विचार भी आने चाहिए। कहीं पर अगर प्रचंडता है तो आर्द्रता का समन्वय भी उसके साथ होना चाहिए, जिससे कि कर्म क्षेत्र का सौंदर्य सामने आए। और अगर कर्म को प्रधानता दे रहे हैं, कर्म क्षेत्र के सौंदर्य से ही लोगों का मंगल या लोक मंगल काव्य के माध्यम से हो सकता है। यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य है वो बात क्या है कि इन्होंने अपने जो लोक मंगल की भावना है इस सिद्धांत में तुलसीदास के मानस को केंद्र में रखा है। तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, उसको आधार बनाया है और उन्होंने माना है कि तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, क्योंकि तुलसीदास जी की जो कविता है वो प्रवृत्ति को लेकर चलती है, निवृत्ति को लेकर नहीं चलती। प्रवृत्ति को उन्होंने आधार बनाया है, निवृत्ति को आधार नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष जगत है उसमें अपने आराध्य के माध्यम से कर्म सौंदर्य का उद्घाटन। तुलसी के आराध्य कौन है? राम है। राम भी तो कर्म को ही महत्व देते हैं। पूरा जीवन भर एक सामान्य मानव की तरह लोगों के सेवा में लगे रहे, कर्म प्रधान जीवन उन्होंने जिया। तो यहाँ पर कर्म सिद्धांत को इन्होंने महत्व दिया है। और क्योंकि तुलसीदास राम को आधार बनाकर अपने कर्म सिद्धांत या कर्म भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो शुक्ल जी ने भी काव्य के चरम साध्य इसी आधार को मानकर लोक मंगल के सिद्धांत की समीक्षा की है या लोक मंगल की भावना को अपने सिद्धांतों में शामिल किया है। उसके बाद है सौंदर्य तथा करुणा। देखिए, सौंदर्य तथा करुणा की अगर बात करें तो शुक्ल जी ने सौंदर्य को वस्तुवादी, लौकिक तथा जीवन से सीधे संबंध मानकर उसे सामाजिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया है।
कि ये वस्तुवादी है, लौकिक है और जीवन से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मनुष्य के अंतः और बाह्य दोनों प्रकार के सौंदर्य पर बल दिया है कि मनुष्य केवल दिखने में सुंदर ना हो, उसका हृदय भी सुंदर हो, उसके विचार भी सुंदर हो। शुक्ल जी काव्य में सुंदर और कुरूप दोनों ही पक्षों को महत्व देते हैं। जैसे कुछ पंक्तियां आपकी पुस्तक में दे रखी है, सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये दो ही पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी। ये सब शब्द काव्य के क्षेत्र से बाहर के हैं, यानी काव्य के क्षेत्र में इनको शामिल नहीं कर सकते। सुंदर है और सुंदर नहीं है, ये दो बातें ही काव्य में हम शामिल कर सकते हैं कि सुंदर है या कुरूप है। तो यहाँ पर अगर देखें, शुक्ल जी की जो कल्पना को काव्य का महत्वपूर्ण अंग भी इन्होंने माना है, और वे उसे वह महत्व प्रदान नहीं करते जो यूरोप के लोग उसे मानते हैं। वे उसे साधन मानते हैं, साध्य नहीं। यानी कल्पना को यहाँ ध्यान दें कि करुणा सौंदर्य तथा कल्पना है, ये यहाँ पर ध्यान दें। सौंदर्य के साथ क्या है? कल्पना। कल्पना के प्रति जो इनके विचार हैं वो कल्पना को साधन मानते हैं, साध्य नहीं। यानी कल्पना केवल काव्य रचने के लिए साधन है, उद्देश्य कल्पना नहीं है। जो पाश्चात्य विचारक हैं उनके समान इन्होंने कल्पना को महत्व नहीं दिया। शुक्ल जी ने कल्पना के भी दो प्रकार माने हैं। कल्पना का जो पहला प्रकार है वो कौन सा है? वो विधायक है, विधायक। दूसरा इन्होंने जो माना है वो है ग्राहक। एक है विधायक, दूसरा क्या है? ग्राहक। देखिए यहाँ पर जो विधायक है, ये कवि में ये भाव होना ज़रूरी है। ये कल्पना जो विधायक कल्पना है ये कवि में होना आवश्यक है। और जो श्रोता और पाठक है उसमें ग्राहक यानी विधान करने वाला, निर्माण करने का जो भाव है, कल्पना को लाना या जिसकी आशा, जिसकी चाह जो लेखक या कवि रखता है वो कौन सी है? वो विधायक कल्पना है। और जो ग्रहण करने की शक्ति किसमें है? श्रोता या पाठक में है। तो वो जिस कल्पना को अपने भीतर ग्रहण करते हैं वो कौन सी कल्पना है? ग्राहक कल्पना है। यानी श्रोता या पाठक में जो होती है वो ग्राहक है। और यहाँ पर कवि मौलिकता तथा नूतन काव्य सृष्टि का निर्माण इसी कल्पना के माध्यम से करता है। कौन सी कल्पना के माध्यम से? विधायक कल्पना के माध्यम से। कल्पना वस्तुतः अगर देखा जाए तो बिंबों का सृजन करती है, भाव प्रसार में सहायक होती है और इसी से रसानुभूति होती है। यानी सबसे पहले जब हम कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चित्र आ जाता है, वो चित्र ही तो बिंब है, और उसी चित्र से जुड़कर हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। जब हमारे भाव का प्रसार होगा तो भाव के प्रसार में जब कल्पना सहायक होगी तो हमारे हृदय में रस का भाव उत्पन्न होगा या रसानुभूति तैयार होगी या रसानुभूति प्रकट होगी। तो इस तरह से इन्होंने कल्पना को महत्व दिया है, लेकिन ये कल्पना को साध्य नहीं मानते, केवल काव्य के लिए साधन मानते हैं। जबकि अगर देखें तो अंग्रेजी के जो मेटाफिजिकल कवि हैं या हिंदू के जो सूफी कवि हैं, रहस्यवादी कवि हैं, उन्होंने कल्पना की लोकोत्तर व्याख्या की है। यानी लोक से परे का आधार कल्पना को माना है और उसकी व्याख्या की है। लेकिन शुक्ल जी इस बात का विरोध करते हैं। अब बात करते हैं प्रकृति चित्रण के बारे में, जो इनके विचार हैं। देखिए, ये प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व देते हैं। ये मानते हैं कि प्रकृति से प्रेम मानव का स्वाभाविक गुण है और प्रकृति के साथ जो प्रेम है या प्रकृति के साथ जो मानव का संबंध है वो कैसा है? वो रागात्मक है, यानी प्रेम से परिपूर्ण संबंध है मानव का। ये संबंध आत्मीय है, आत्मा से जुड़ा है, सूक्ष्म है और प्रकृति के प्रत्येक अवयव के प्रति एक अपनत्व का जो प्रबल भावना है ये मानव में होनी चाहिए। अब ये प्रकृति के कौन से रूप को विशेष महत्व देते हैं? तो कोमल और रौद्र दोनों ही रूपों को, कोमल रूप को भी महत्व देते हैं और रौद्र रूप को भी महत्व देते हैं। ये प्रकृति को विश्व काव्य के रूप में देखते हैं। ये मानते हैं कि ये सब विश्व रूपी महाकाव्य की भावनाएं हैं। स्वार्थ भूमि से परे पहुँचे हुए सच्चे योगी या कवि ही इसके दृष्टा होते हैं। यहाँ पर जिन कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन या अलंकरण के लिए चित्रण किया है, उनको जो शुक्ल जी है वो केवल तमाशाबीन मानते हैं या चमत्कारी मानते हैं, वो इस बात के पक्षधर नहीं हैं। शुक्ल जी स्वतंत्र रूप से प्रकृति के आलम्बन स्वरूप के चित्रण के पक्षपाती हैं। यानी
जो प्रकृति है उसका स्वतंत्र रूप से हम उसको आलंबन के रूप में प्रयोग करें। आलंबन क्या है? सहारा बनाएं, अपने भावों को अभिव्यक्त करने में प्रकृति को सहारा मानकर अपने भावों को हम अभिव्यक्त करें। इस आलंबन रूप में जो वाल्मीकि ने चित्रण किया, जो भवभूति ने चित्रण किया, कालिदास ने जो प्रकृति का चित्रण किया, उसके ये विशेष रूप से प्रशंसक माने गए हैं। तो प्रकृति से विशेष संबंध स्थापित करने की बात इन्होंने कही है और ये मानते हैं कि प्रकृति के प्रति जो प्रेम का भाव है ये तो मानव का स्वाभाविक गुण है। उसके बाद है रीति संबंधी विवेचन। देखिए, रीति विवेचन के संदर्भ में अगर देखें तो जो ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन है या पाश्चात्य विद्वान जो वाल्टर पैटर है, उनके अनुयायी ये दिखाई देते हैं। उन्होंने रीति संबंधी विवेचन आचार्य वामन की तरह नहीं किया, बल्कि बुद्धि तत्व और आत्मा तत्व का समन्वय करके रीति तत्व का विवेचन किया है। अर्थात दोनों चीज़ें हैं। रीति विवेचन में जो ये लेकर चलते हैं, बुद्धि को भी इन्होंने महत्व दिया है और इसके साथ साथ आत्मा तत्व को भी इन्होंने महत्व दिया है। दोनों में समन्वय मानकर ये चल रहे हैं। तो ना तो इन्होंने रीति का विवेचन वामन की भांति नीतिपरक है और ना ही क्रोचे की भांति आत्मपरक है। यानी जैसे वामन ने नीतिपरक रीति का विवेचन किया, उसको भी आधार नहीं माना, क्रोचे के रास्ते पर भी नहीं गए। उन्होंने इन दोनों दशाओं का समन्वय, वही बात हो गई कि बुद्धि और आत्मा का तालमेल ही रीति को इन्होंने, इसी विचार को इन्होंने महत्व दिया है। लेकिन कुछ जो विचारक हैं वो इस बात के खिलाफ हैं कि इन्होंने रीति को विशेष महत्व नहीं दिया, केवल भाषा तत्व का विवेचन किया है। यानी आचार्य शुक्ल ने रीति के केवल, देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा रीति क्या है। लिखने का तरीका, किसको? काव्य को लिखने का तरीका। यहाँ पर काव्य के लिखने के तरीके में ये मानते हैं कि काव्य को जब हम लिखते हैं तो बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं और आत्मा के तत्वों का प्रयोग भी करते हैं। हमारी जो बुद्धि कहती है वो भी हम लिखें और जो आत्मा के विचार हैं वो भी लिखें, यानी जो भाव हैं। लेकिन विद्वान ये मानते हैं कि आचार्य शुक्ल ने केवल भाषा तत्व का विवेचन किया है। उन्होंने भाषा के 4 तत्व बताए हैं। एक तो रोचक रूप चित्रण करने वाले शब्दों का प्रयोग, यानी रोचक बातों को लिखने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा, विशेष रूप व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग, यानी कुछ विशेष बातों को बताने वाले जो शब्द हैं। एक तो हो गया रोचकता लाने के लिए। दूसरा, विशेष रूप से किसी बात का चित्रण करने के लिए। तीसरा है नाद सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए शब्दों का प्रयोग। और चौथा क्या है? विशेष रूप व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग। तो इन्होंने जो प्रयोग किया वो मूलतः इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर किया। इन चारों में अगर देखें तो दंडी का समाधि गुण आ जाता है, वामन का ओज तथा अर्थ की प्रौढ़ता और माधुर्य, कांति और उदारता आदि गुण तो यहाँ शामिल हो ही जाते हैं। इससे क्या बात स्पष्ट होती है कि शुक्ल जी का जो चिंतन है भारतीय आचार्यों से भिन्न नहीं है। हाँ, इनकी जो विवेचनात्मक दृष्टि है ये समसामयिक है, यानी अपने समय, अपने वातावरण, अपने आसपास की परिस्थितियों को भी इन्होंने ध्यान में रखा है। अब जो वक्रोक्ति संबंधी विचार है उनको अगर देखें तो ये मानते हैं कि वक्रोक्ति से मेरा अभिप्राय कथन के उस ढंग से है जो उस कथन की ओर श्रोता को आकर्षित करता है। यानी बात कहने का वो तरीका कि सुनने वाला उसकी ओर आकर्षित हो जाए तथा उसके विषय को मार्मिक तथा प्रभावशाली बना देता है। यानी वक्र उक्ति, वक्रोक्ति का मतलब ही क्या है? वक्र उक्ति यानी हम एक साधारण सी बात को इस तरह से कहें, उसको घुमा फिरा कर सुंदर तरीके से हम कहें कि सुनने वाला आकर्षित हो और उस विषय की जो मार्मिकता है उसको और ज़्यादा प्रभावशाली वो बना देता है। ऐसी उक्तियों में कुछ तो शब्द, कुछ लक्षणा, व्यंजना शक्ति का आश्रय लिया जाता है। यानी कुछ तो विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है और कुछ शब्द शक्तियाँ जिसमें लक्षणा और व्यंजना है उनका सहारा लिया जाता है। कुछ यहाँ पर काकू प्रवृत्ति को अपनाया जाता है, काकू। और प्रयोक्ति, जो प्रायोक्ति है, ऐसे अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। लेकिन जो शुक्ल जी हैं वो उक्ति वैचित्र्य के प्रयोग के सर्वथा विरुद्ध थे, क्योंकि वो उसे बेसिर पैर की उड़ान मानते हैं कि जो हम विचित्र प्रकार की उक्ति का प्रयोग करें अपनी बात को कहने के लिए कि सामने वाला उसे स्पष्ट कर ही ना पाए या समझ ही ना पाए, वे केवल उसी वक्रता को सार्थक मानते हैं जहाँ वह भाव और अनुभूति से प्रेरित हो। यानी जो हमारे भाव या अनुभूति है
वो खंडित ना हो, बल्कि इसी भाव को ध्यान में रखकर हम अपनी शब्दों को चाहे वक्रोक्ति के माध्यम से कह सकते हैं, लेकिन भाव पर उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए। चिंतामणि में उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि जो उक्ति हृदय में भाव जागृत करे या वस्तु और तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर देती है, वास्तव में वही क्या है, काव्य है। काव्य में हम इस प्रकार की वक्रोक्ति का प्रयोग ना करें कि भावहीन हो जाए। शुक्ल जी प्रत्येक कार्य में अगर देखें तो लाभ देखने के प्रवृत्ति के विचारक रहे हैं। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति गहन अनुभूति रही है। स्वदेशी जो भाषा है, हमारी संस्कृति है, उसके वो हिमायती रहे हैं, तो उन्होंने वक्रोक्ति पर विशेष ध्यान यहाँ पर दिया है। तो आचार्य शुक्ल के इन सिद्धांतों से ये स्पष्ट होता है, इन जो हमने आज ये पॉइंट्स किए हैं, इनसे ये सिद्ध होता है कि अपने रस विवेचन के लिए हिंदी आलोचना जगत में अगर देखें तो शुक्ल जी का विशेष स्थान है। वो केवल अनुवादक नहीं है, जो विचार हैं उनके अनुवादक नहीं है, बल्कि स्वतंत्र वक्ता है, क्योंकि उन्होंने पाश्चात्य समीक्षक रहे हों या जो भारतीय समीक्षक हैं, जो विचारक हैं, उनको वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं, ना कि किसी अन्य के विचारों का अनुवाद किया है। उन्होंने जो पूर्ववर्ती मत थे उनका भी गहन अध्ययन किया। ठोस जो सिद्धांत है उनको व्यवहारिक समीक्षा प्रदान करते हुए अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। इसके साथ साथ उन्होंने गंभीर, वस्तुनिष्ठ और विश्लेषणात्मक पद्धति की समीक्षा को ध्यान में रखा है। यही कारण है कि अपने समकालीन जो इनके समीक्षक रहे हैं या आलोचक रहे हैं, उनको इनसे मार्गदर्शन ही मिला है और समीक्षा सिद्धांतों के एक श्रेष्ठ आचार्यों में इन्होंने अपना स्थान भी बनाया है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर लेंगे। आप इसकी भूमिका ज़रूर बनाएं जिसमें आप आचार्य शुक्ल का परिचय दें। उसके बाद आप जो हमने इसकी परिभाषा करी थी उसको भी ध्यान में रखें और उसके बाद इन पॉइंट्स के आधार पर इसको आप व्याख्यायित करके इस प्रश्न को लिख सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।